हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। यह वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और जो पिछले भी वीडियो मैंने दिया, एक दो वीडियो अभी आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसको देखने के बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट करते चलिए या बराबर नोट्स बनाते चलिए हर हेडिंग की, ठीक है। और मैं हेडिंग सिलेबस टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी आप सिलेबस से मिला लीजिए वही हेडिंग आपको मिलेगी। तो आज जो मैं दूसरी हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, वो क्या है? नर युग्मोद्भिद, ठीक है, अर्थात सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना के बारे में बताना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में चर्चा करेंगे या मेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको बताया होगा, ठीक है, जो भी आप वीडियो देखे होंगे कल, उसमें मैंने जो चर्चा किया था आप लोगों से जनन, तो जनन में पुष्पी पौधों की संरचना के बारे में बात किया था, या आवृत बीजी पौधे के पुष्प की संरचना के बारे में, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया था। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हुए फ्लावर में होता क्या है, क्यों होता है, मैंने बताया था कि पुष्प ही पौधे का जननांग होता है, उसी में जनन क्रिया संपन्न होती है। जनन के लिए क्या चाहिए? नर व मादा जनलैंगिक जननांग चाहिए। तो नर व मादा जननांग पुष्प के अंदर ही पुमंग और जायांग के रूप में होते हैं। तो कैसे प्रजनन होता है? प्रजनन होने के पहले जायांग और पुमंग में क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे उसका विकास होता है, आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पुमंग के अंतर्गत नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेट्स प्लीज अटेंशन एट द ब्लैक बोर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। जो हेडिंग है नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट अर्थात सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बेटा परागकण सूक्ष्म बीजाणु क्या है, मैं एक बार कल बताया था, एक बार छोटा सा फिगर बना के आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं ताकि बातें क्लियर हो जाएं। तो यहां मैं बना दूं, अगर यहीं पर बना देना, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कल मैंने बताया था ये आपका क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था पुष्प का, ठीक है। ये आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पुष्प का सिस्टम है। तो ये आपका क्या है बेटा? ये मतलब दो चक्र, पुष्प में 4 चक्र कल बताए थे। पहला चक्र क्या था बेटा? बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, फिर पुमंग और जायांग, एंड्रोशियम और गायनोशियम, मतलब कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोशियम, गायनोशियम के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो अब हम उसमें बताए थे कि 2 सहायक चक्र हैं। कौन से? कैलिक्स, कोरोला, बाह्य दलपुंज, दलपुंज सहायक चक्र हैं, ठीक है। और दूसरा जो बताया था कि आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र में जायांग और पुमंग आते हैं। तो उसी जायांग और पुमंग जो है उसी के बारे में यहाँ बता रहे थे। ये आपका पार्ट जायांग था, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये ओवरी अंडाशय था। इसके साइड में ये लगा हुआ ये वाला पार्ट पुमंग का पार्ट था पुंकेसर के रूप में, जिसमें कि मैंने बताया था ये परागवृंत है और ये पराग कोश है बेटा। और इसी के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, यही क्या है? लाखों की संख्या में पराग कण होते हैं बेटा, ठीक है। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो इसी पराग कण की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कैसे होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसी संरचना होती है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है कि नहीं, कैसे डेवलपमेंट होता है, इन सब के बारे में यहां पर हम बताने जा रहे हैं। तो आई होप आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। परागकण पढ़ाने जा रहे हैं, परागकण की संरचना के बारे में, इसके ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करेंगे आपसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। हेडिंग यही रहेगी, नर युग्मोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना। तो जो बेटा परागकण होता है उसे सूक्ष्म बीजाणु भी कह सकते हो, ठीक है, या नर युग्मक भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो परागकण जो होता है बेटा नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने क्यों राउंड कर दिया बेटा कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अर्थात नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं। तो यहां पर चीजें क्लियर है कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका किसको कहते हैं? परागकण को, अर्थात सूक्ष्म बीजाणु। और अगर 1 नंबर आ गया तो समझ लीजिए आपका ये क्या हो गया? काम कर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका व्यास यानी चौड़ाई जो होती है 25 से 50
मास, म्यू एम माने माइक्रोमीटर होता है, समझ गए कि नहीं। तो ये क्या होता है, गोल या अंडाकार होता है, यानी जो परागकण है इसकी संरचना गोल या अंडाकार होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कुछ पौधों में परागकण गोल होता है, कुछ में अंडाकार होता है, कुछ में स्टार आकार का होता है, कुछ में और भी आकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर देखो, ये बेटा क्या है, कुछ अंडे जैसे शेप है, परागकण की संरचना है। किसी पुष्प में इस तरह से होता है, किसी पुष्प में इस तरह से होता है, किसी पुष्प में इस तरह से होता है। समझ गए कि मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर, मतलब भिन्न भिन्न पुष्पों में परागकण की जो संरचना है वो भिन्न भिन्न होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो परागकण के ऊपर दो आवरण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, ओके, कि परागकण के ऊपर दो आवरण होता है, अर्थात दो आवरण से ढका होता है, ठीक है। जिसमें पहला आवरण बेटा सबसे बाहरी आवरण होता है, वह आवरण जो कठोर और खुरदुरा होता है। समझ में आ गई बात। जैसे यहां पर सपोज करिए ये परागकण है, ठीक है। परागकण बेटा बहुत छोटे होते हैं, धूल के कण के समान होते हैं, लेकिन उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उनकी संरचना कुछ इस टाइप से दिखती है। और जब और उसका डीप स्ट्रक्चर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमको ये पता चलता है कि इसमें दो आवरण होते हैं, उसके ऊपर दो आवरण। सपोज करिए इट इज ए पॉलन ग्रेन, या परागकण है, क्या है, परागकण है, लेकिन इसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप देखते हैं दो आवरण पाया जाता है। कितने आवरण पाए जाते हैं, दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। पहला आवरण जो ये आपका है ये बाह्य आवरण कहलाता है, ठीक है। यहां मैंने लिखा भी है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर, परागकण के ऊपर दो आवरण पाया जाता है, दो आवरण ढका होता है। पहला आपका बाह्य आवरण, ये जो बाह्य आवरण है ये वाला, ये कठोर व खुरदुरा होता है। क्यों कठोर खुरदुरा होता है, ताकि परागकण के विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति से क्या हो, उसकी सुरक्षा हो सके। समझ में आ गई बात कि नहीं। मान लीजिए परागकण कहीं पर क्या हो गया, मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो मिट्टी में खराब ना हो इसके लिए ये बाह्य आवरण क्या होता है, कठोर व खुरदुरा होता है, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसे हम बाह्य आवरण को बाह्य चोल भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, एक्साइन कहते हैं अंग्रेजी में, एक्साइन, ठीक है। बाह्य चोल को बाह्य आवरण कहते हैं, बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और यह आवरण, यह चोल स्पोरोपोलेलिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ से बना होता है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपके बोर्ड एग्जाम एक नंबर पूछ ले कि जो परागकण का बाह्य आवरण होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परागकण का बाह्य आवरण, बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेलिन नामक रेजिस्टेंस फैटी मटेरियल से बना होता है, ठीक है। अर्थात वो पदार्थ स्पोरोपोलेलिन है जो प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक का मतलब है पानी से या अन्य परिस्थितियों से उसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। और वशी पदार्थ है, वशी का मतलब फैटी, चिकना, जैसे तेल या ऑयली चीज होता है। दरअसल किसी चीज पर अगर ऑयल लगा दे, तेल पानी में डाल दे तो पानी पर उसका असर नहीं होता है। उसी प्रकार से ये स्पोरोपोलेलिन नामक पदार्थ क्या है, इसके बाह्य आवरण का निर्माण करता है और ये वसा युक्त पदार्थ से बना होता है ताकि पानी वगैरह से इस परागकण का जो है डिके ना हो, समझिए। और लंबे समय तक अगर मिट्टी में भी पड़ा रहे तो सुरक्षित पड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आपका आगे आते हैं बेटा यहां पर। तो इसी बाह्य आवरण में अर्थात बाह्य चोल में, ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ये भी चीज आपको याद रखने वाली चीजें हैं बेटा। क्या होता है कि ये जो बाह्य आवरण है इसी में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने बना दिए छिद्र, इस तरह से छिद्र होता है। हालांकि वो आंख से दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेगा, लेकिन होता है, ठीक है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं अर्थात रिप्रोडक्टिव पोर कहते हैं। और इस छिद्र पर स्पोरोपोलेलिन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि जो बाह्य आवरण है इसी पे कहीं कहीं जगह जगह छोटे छिद्र होते हैं, जहां छिद्र होता है वहां पर ये पदार्थ नहीं है स्पोरोपोलेलिन, लेकिन जहां नहीं है वहां पर है। जैसे ये जहां पर छिद्र आपको कटा दिख रहा है, यहां पर जनन छिद्र है लेकिन स्पोरोपोलेलिन नहीं, लेकिन यहां पर तो है, ठीक है कि नहीं। तो इस पर स्पोरोपोलेलिन का आवरण नहीं होता, लेयर नहीं होता है। और एक चीज यहां पर मैंने थोड़ा सा नोट्स के लिए लिख दिया है कि बेटा जैसे जो पौधे होते हैं बीज के आधार पर, आवरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और एक क्या होता है, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब आपने चना देखा है, मटर देखा है, उसके बीज को खोलें, दो भाग में खुल गया, दैट इज कॉल्ड द डाइकोटिलेडनी, अर्थात द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। और एक बीजपत्री का मतलब जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो
गया, गन्ना हो गया, ये एक बीजपत्री, क्योंकि इनको गेहूं को ऐसे खोलेंगे 2 भाग खुल जाएगा, चावल खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, इसके बीज में केवल 1 भाग है ओवरऑल, तो ये एक बीजपत्री कहलाता है। और चना, मटर, अरहर जितने दलहनी फसल है, आम, महुआ, नीम, ये द्विबीजपत्री, क्योंकि इनके बीज को खोले तो 2 भागों में खुल जाता है, द्विबीजपत्री है। तो जो एक बीजपत्री वाला पौधा होता है उसके जो परागकण होते हैं ना, उसमें जो जनन छिद्र होता है वो एक होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है कि नहीं। ये एक नंबर का पॉइंट आउट आपको बताया जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए। जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसके बाह्य आवरण पर जो जनन छिद्र है एक होता है, और 2 बीजपत्री जो होते हैं, आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, इनके परागकण के ऊपर जो छिद्र होता है, जनन छिद्र, वो क्या होता है बेटा, 3 होता है। कितना होता है? 3 जनन छिद्र होते हैं, यही इतना याद रख। एक बीजपत्री में 1 और द्विबीजपत्री में 2 1 3, यही इतना याद रखना। ओके, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि इन्हीं छिद्रों से, ठीक है, जो जनन छिद्र होता है, इन्हीं छिद्रों से पराग नली निकलती है। क्या निकलती है? पराग नली निकलती है। और यह पराग नली जो निकलती है बेटा, ये क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए, सपोज करिए परागकण है, यहां पर आ गया, ठीक है, ये फीमेल का पार्ट है, तो यहां पर आ गया, यहीं पर परागकण चिपकेगा। अब इसका अंकुरण जब होगा परागकण का, तो यहीं से एक नली निकलेगी, निकल करके स्त्री के अंडाशय के बीजांड के भाग तक जाएगी, मादा युग्मक के पास। तो ये जो परागकण से नली निकली और सीधा मादा युग्मक बीजांड के पास जा रही है, तो यहां पर ये जो नली निकली इसी को पराग नली कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कहां से निकला? परागकण के जो छिद्र है, जनन छिद्र, वहीं से निकला। तो वही चीज मैंने अभी यहां बताया बेटा कि इन्हीं छिद्रों से पराग नली निकलती है। मान लीजिए पूछ लिया कि परागकण के ऊपर जनन छिद्र का काम क्या है? पराग नली निकालने का काम, ठीक है। तथा दूसरा आवरण, अब जो पहले आवरण की मैंने चर्चा किया, अब जो परागकण के ऊपर दूसरा आवरण है, यानी इसके अंदर वाला आवरण है, ठीक है, इसे अंतःचोल अर्थात इनसाइन कहते हैं, ठीक है। ये आवरण व अंतःचोल के रूप में जाना जाता है, और यह भी पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बना होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको स्टार राउंड अप कर दिया है कि जो बाह्य चोल, बाह्य आवरण था, वो स्पोरोपोलोलिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ से बना था, लेकिन जो उसके अंदर दूसरा आवरण है, अंदर वाला आवरण है, जिसे अंतःचोल कहते हैं, यह किस पदार्थ का बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज। और पेक्टोसेलुलोज का मतलब यहां पर मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि पेक्टोसेलुलोज का क्या मतलब है, ठीक है। पेक्टोसेलुलोज का मतलब है पेक्टिन, ठीक है, अब प्लस सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये पेक्टिन और सेलुलोज दोनों मिला के तो पेक्टोसेलुलोज बन गया, अर्थात इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पेक्टोसेलुलोज। तो ये पेक्टोसेलुलोज से क्या होता है? दूसरा आवरण अर्थात अंदर वाला अंतःचोल बना होता है, और इन्हीं दोनों आवरण के मध्य एक कोशिका द्रव्य व एक केंद्रक होता है। मतलब जो परागकण के ऊपर दोनों खोल है, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, मतलब जैसे यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये परागकण था, ये आपका इस तरह से था, ये बाह्य चोल, ठीक है, और ये अंतःचोल। इन बाह्य और अंतःचोल के बीच में, यानी यहाँ की चर्चा कर रहा है, राइट गाइज, बाह्य और अंतःचोल के बीच में यानी यहाँ की चर्चा कर रहा है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक होता है, वही चीज मैंने लिखा, इन दोनों आवरण के मध्य में एक कोशिका द्रव्य और एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये इस तरह से मैंने आज के इस वीडियो में अभी तक नर युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या परागकण अथवा लघु बीजांड या नर युग्मक की संरचना और निर्माण के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन आपसे किया, ठीक है, बाय फिगर। तो ये कुछ परागकणों की संरचना के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है कि नहीं। और इस तरह से अब आप इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे भी पढ़ाने चल रहे हैं, तब तक आप इसे नोट करिए प्लीज गाइस, नोट। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आज हम फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन करने, जिसका नाम है परागकोश का स्फुटन, ठीक है। अभी जो मैंने पढ़ाया उसकी जस्ट बात की हेडिंग ये है, परागकोश का स्फुटन
इसका मतलब होता क्या है, कुछ रटना नहीं। अगर एक लाइन में आपको डिफिनेशन देना हो तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने या रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्फुटन का माने होता है दोस्तों फुटना, फटना, और परागकोश का मतलब तो समझ ही रहे हो। जैसे ये पुष्प था तो इसमें ये जायांग था और ये आपका पुंकेसर अर्थात पुमंग का पार्ट था, तो ये परागवृंत है। इसके ऊपर जो ये गुब्बारे नुमा संरचना आप देख रहे हो बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? मैंने कई बार बताया। तो ये क्या है बेटा, परागकोश है, इसी के अंदर परागकण क्या है, भरे हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं परागकण जिस थैली में या जिस चैम्बर भरे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये परागकण जो भरा हुआ है इसको कहाँ जाना चाहिए, उस वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में जाना चाहिए, इसीलिए तो पुष्प का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर बंद है तो कैसे जाएगा, फटना तो चाहिए तभी तो परागकण बाहर आएगा। ऐसा तो है नहीं ये टूट कर घुस जाएगा पूरा अंदर, ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इस परागकण को, ठीक है, यहाँ जो अंदर बंद है इसके बाहर की जो लेयर है ये फटनी चाहिए, परागकोश फटना चाहिए, फट कर परागकण को बाहर निकलना चाहिए, तब ये यहाँ हवा वायु चिड़िया के माध्यम से क्या होगा, जाएगा। लेकिन कब फटता है ये भी ध्यान दीजिए कि जब ये परिपक्व हो जाता है, मेच्योर। जैसे आज फूल लगा है तो 2-1 दिन लगता है, 2-1 दिन में क्या होता है, परिपक्व हो जाएगा ये परागकण। तब ये परिपक्व होने के बाद ये फटेगा, फटकर परागकण बाहर आएंगे। तो इसी क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। अर्थात एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम चर्चा करें तो क्या बोलेंगे कि परागकोश से, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत परागकोश क्या होता है, फट जाता है और परागकण बाहर आ जाता है, फ्री स्वतंत्र हो जाता है, तो इसी क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। एक लाइन डिफिनेशन देना हो तो यही लिखोगे आप, ठीक है, कि परागकोश, ठीक है, से परागकण जिस क्रिया द्वारा बाहर आता है, अरे भाई फटेगा तभी तो बाहर आएगा, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन। ज्यादा कुछ रटना नहीं है, इसी पर ध्यान देना। परागकोश समझ ही रहे हो, स्फुटन माने फटना, अर्थात परागकोश के फटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, परागकण बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर फ्री हो जाते हैं बेटा। ठीक है, यही इतनी बात यहाँ पर होती है। तो ये होता कैसे है, परागकण कैसे बाहर आ जाता है, उसके बाहर आने के पहले क्या क्या होता है, इन सब बातों को भी यहां पर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये डिफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं, कि परागकोश का फटना और परागकण का बाहर आना ही क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। समझ में आ गई बात, आ गई होगी। तो अब आगे देखते हैं बेटा कि परागकोश प्रायः पुंकेसर का भाग होता है। ये क्या है, ये पुंकेसर है ना पूरा, ये नर सेक्सुअल ऑर्गन्स का पार्ट है। ठीक है, ये पुंकेसर है पूरा। तो इसी पुंकेसर में तो ये परागकोश लगा है ना, तो वही चीज लिखा, परागकोश प्रायः पुंकेसर का भाग होता है जो परागवृंत से लगा होता है। ये परागकोश है, ठीक है, ये परागकोश है। तो ये किससे लगा है, इस डंडी से लगा हुआ है, इस पतले से वृंत से लगा है, इसी को तो परागवृंत कहे थे पिछले वीडियो में। तो ये इसी से लगा हुआ, वही चीज लिखा कि परागकोश प्रायः पुंकेसर का भाग है जो परागवृंत से क्या होता है बेटा, लगा होता है, जिसमें परागकण अर्थात लहु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, किसमें, परागकोश में। तो ये परागकोश है, इसी के अंदर क्या है, परागकण अर्थात लहु बीजाणु क्या है, बनता है, निर्माण होता है। ठीक है, वही चीज है। फिर जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, अर्थात पुष्प लगने के 2-1 दिन बाद जब ये परिपक्व हो जाता है, तो होता क्या, इसके अंतः स्तर इंडोडर्म में जल का ह्रास हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल का क्या होता है बेटा, ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे ध्यान दो, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे होता है परागकोश, सपोज करिए ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे ही बना हुआ है। जब परागकण अंदर क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा परागकोश, तो वाटर सप्लाई जो इसमें अंदर से हो रही है, यहाँ से यहाँ पर अंदर, तो ये वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी। जब वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी तो इसमें दरार आ जाएगी, ऐसे दरार आ जाएगी, समझ रहे कि नहीं, ऐसे दरार पड़ जाएगी। ठीक है, दरार जब पड़ेगी, दरार कैसे पड़ती है कि जब वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, सूखने लगेगा, तो ये चीज, ये चीज और ये जो लेयर है इसको टैपिटम लेयर कहते हैं। ये लेयर क्या होगी, अंदर की ओर खींचेगी, अंदर की ओर मतलब इधर वाली इधर खींच जाएगी और इधर वाली इधर खींचेगी, तो जो ऐसे जुड़ा है फिर इसमें ऐसे दरार पड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सांस पड़ जाएगी। ठीक है, और जब दरार पड़ेगी, सिकुड़ेगी, तो फिर परागकण तो बाहर आना ही है। तो वही चीज यहां पर मैंने बेटा बताया है
कि इसके अंतः स्तर में जल का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण इनकी वाह्य पतली भित्ति का मतलब ये बात हो रही है इस लेयर की जहां से जुड़ा है, वाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, मतलब अंदर इधर वाली खिंचेगी, ये इधर खिंच जाती है, ठीक है कि नहीं, अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्रक या मुख कोशिका पर दाब पड़ता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब ये जब खिंचाव पड़ेगा तो ये अलग और ये अलग ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाता है, जिससे परागकण क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ये अलग ही हो गया तो इसके अंदर जो भरा हो क्या होगा, परागकण बाहर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाते हैं। और परागकण का केंद्रक परागकण के भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। तो ये बेटा जो मैं यहां तक मैंने लिखा परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, यहां तक यही क्रिया क्या है, परागकोश का स्फुटन है। भाई फट गया, अलग हो गया, बाहर आ गया तो स्वतंत्र क्या होते हैं, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। अब इस जो परागकण बाहर निकला, निकलने के पहले उसके अंदर क्या हुआ उस चीज के बारे में यहां पर अब हम आगे बता रहे हैं, ठीक है, कि जो परागकण होता है बेटा उसका जो केंद्रक होता है वो परागकण भित्ति की ओर जा करके समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और जब दो केंद्रक में कैसे विभाजित हो जाता है, सपोज करिए ये आपका परागकण है, क्या है बेटा, परागकण है, समझ में आ गई बात कि नहीं, ये परागकण है। तो अब ही परागकण जो आपका है, एक मिनट, एक मिनट, तो बोलो बेटा क्या होता है, एक मिनट के लिए सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे। फिर देखिए यहां पर क्या बता रहे थे कि परागकण जो होता है बेटा उसका जो केंद्रक होगा वो परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में बढ़ जाता है। कैसे, ये परागकण है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ये क्या होता है कि ये परागकण पूरा टोटल ये परागकण है, ठीक है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, होता क्या, ये केंद्रक खिंच जाता है कहाँ, इसकी ओर, इस भित्ति की ओर, इस लेयर की ओर, ठीक है, इसे परागकण भित्ति कहते हैं। ये इधर खिंचाया तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहां से हट के क्या हो गया, यहां आ गया, और आने के बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन दो भागों में बढ़ जाता है, तो दो केंद्रक तैयार हो गए। तो वही चीज यहां पर कर रहा है, समसूत्री विभाजन दो केंद्रक में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसमें एक केंद्रक बड़ा, एक केंद्रक क्या होगा, बड़ा, तो ये दो केंद्रक बने, तो सपोज करिए एक केंद्रक क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, जिसे वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है। अब तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। ये छोटा केंद्रक है, ठीक है, इसे जनन केंद्रक कहेंगे, क्या कहेंगे, जनन केंद्रक, अर्थात रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, समझ में आई बात। और जो बड़ा वाला था ये वाला, ये क्या है, क्या बोला मैंने, वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक कहते हैं, ठीक है, ये केंद्र, ठीक है, समझ में आया होगा। केंद्रक कहते हैं जिसमें एक बड़े को वर्धी नली केंद्रक, छोटे वाले को जनन केंद्रक कहते हैं, समझ में आई बात। और कुछ समय बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, मतलब जब एक केंद्रक दो केंद्रक बढ़ गया, एक बड़ा और एक छोटा, बड़े को वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक, छोटे को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो आपका बेटा जनन केंद्रक होता है ना, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, अर्थात जो ये छोटा केंद्रक है इसके चारों ओर ऐसे कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, और कोशिका द्रव्य एकत्रित होने से यह अब जनन कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है, जनन कोशिका। अब केंद्रक नहीं रहा भाई, केंद्रक के चारों ओर जब कोशिका द्रव्य बन गया तो अब केंद्रक कहाँ, अब तो कोशिका बदल गई ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो कुछ समय बाद जनन केंद्रक था उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो गई, जिससे अब यह जनन कोशिका बन जाती है, और इसी अवस्था में परागकण क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब जब परागकण फटना होता है वो फटने की प्रक्रिया कर रहा है, और उसी दौरान आपका परागकण क्या होता है, दो केंद्रक में बढ़ जाता है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे को जनन केंद्रक कहते हैं, बड़े को नली केंद्रक कहते हैं या वर्धी केंद्रक। और जो छोटा है वो जनन केंद्र, उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होता है, जिससे अब वो जनन कोशिका अर्थात मादा युग्मक के रूप में क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। और इसी समय जैसे ही जनन कोशिका अर्थात जनन केंद्रक जो यहाँ बता रहे थे वो जनन कोशिका के रूप में कन्वर्ट हुई, उसी समय क्या हो गया, परागकण फट चुका होता है, और ये परागकण क्या होते हैं, बाहर आ गए होते हैं, राइट।
अब यहाँ कुछ फिगर दिखा रहे हैं दोस्तों। एक बात और है, जैसे अलग अलग टाइप के पुष्प होते हैं तो अलग अलग टाइप परागकोश होते हैं, तो उनका फटना भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन एक कॉमन टाइप की यहाँ पर हमने चर्चा किया। जैसे देखिए, ये मान लीजिए पुष्प था, ये आपका परागकोश था, तो उसको मैंने यहाँ पर दिखाया, तो ये परागकोश है और इसके अंदर परागकण भरे हैं। तो जब ये फटना होगा तो ये जो लेयर यहाँ पर देख रहे हो, इसमें जल की सप्लाई बंद हो जाएगी, और जब जल की सप्लाई बंद होगी तो इसकी भित्ति इधर की ओर और इधर की ओर, ये देखिए खिंच गई, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर खिंची, और परागकण देखिए अब दिखने लगा, बाहर आने लगा, और कुछ समय बाद ये देखिए एकदम इधर खिंच गया, सिकुड़ गया, और इससे क्या हो गया, परागकण बाहर आ गए। कुछ तो इस टाइप का प्लांट में जो है क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। और कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे ये परागकोश है, इसके अंदर परागकण है, भाई बंद है तो कहां से दिखेगा, लेकिन है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा कि इसके इस बीच में लेयर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन इस टाइप से, ठीक है, क्या होगा, पराग के भित्ति में दरार पड़ेगी, और दरार पड़ने पर ये खुल जाएगा और परागकण बाहर आ जाएगा। और कुछ पौधों में इस टाइप से होता है, ठीक है, कि इसकी पूरी पार्ट ना फट करके इसका थोड़ा एक छिलके के रूप में, एक लेयर के रूप में ऐसे सूख कर अलग हो जाता है, और परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं बेटा। तो इस टाइप का ये क्या है, परागकोश का स्फुटन है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसको बहुत कुछ नहीं रटना है, एक बार मैं ओरल आपको रटा दे रहा हूं, समझ में आई। पहली चीज, परागकोश, पराग कोश जो होता है, फिर से सुनिए, परागकोश पुमंग का या पुंकेसर का एक भाग है जो परागबिंद द्वारा लगा रहता है, ठीक है, यहां मैंने लिखा है ना, पुंकेसर भाग जो परागबिंद द्वारा लगा होता है और जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। अब रही बात फटने की, जब आ गई तो क्या होता है कि परागकोश जहां से ज्वाइंट है इस पार्ट में, वहां पर वाटर सप्लाई बंद हो जाती है, जल का सप्लाई क्या रुक जाता है, जिससे ये भित्तियां क्या होती हैं, अंदर की ओर सिकुड़कर खिंच जाती हैं, और खिंचकर परागकण बाहर आ जाते हैं। इसी क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। लेकिन इस स्फुटन होने के जस्ट पहले परागकण में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं कि परागकण में जो केंद्रक है वो दो भागों में, पहले क्या होता है कि वो बीच में केंद्रक होना चाहिए, वो खींचकर किनारे आ गया भित्ति की ओर, और आने पर दो भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ गया, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक बनाया। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक, बड़े को वर्धी या नली केंद्रक कहते हैं। अब जो छोटा केंद्रक है उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं, और कोशिका द्रव्य एकत्रित होने से अब एक केंद्रक नहीं बल्कि जनन कोशिका के रूप बदल गया, और जैसे ही जनन कोशिका के रूप बदला, जस्ट वैसे ही क्या हुआ, पराग को फट गया और फट से बाहर आया। बाहर कहां, जमीन पे गिरेगा। अरे भाई बाहर क्यों आ रहा है कि यहां बाहर आकर के स्त्री के इसके वर्तिकाग्र पर, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाकर यहां पे अंदर जाकर निषेचन करेगा, ठीक है। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागकोश। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नोट करिए बेटा, नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए नोट कर लो।